हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम के लिए, जो कि 15-16 अक्टूबर को होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने इससे पहले एक वीडियो और बनाई है पार्ट 1, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था की ही है, इसी रामबाण सीरीज के तहत। तो वो वीडियो सबसे पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो पर आएँ। ठीक है, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। और ये वीडियो रोज़ाना आपको सुबह 8 बजे इसी टाइम पर मिलेगी। ठीक है, रोज़ाना मिलेगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और वीडियो आपको मिलती रहेंगी 15-16 अक्टूबर तक, जब तक कि आपका पीईटी एग्ज़ाम नहीं हो जाता। अभी हम भारतीय राज्य व्यवस्था लेके आए हैं, उसके बाद भूगोल होगा, इतिहास होगा, सब कुछ होगा। और जितने भी जो प्रश्न हम कराते हैं वो किसी न किसी परीक्षा में आए हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी की परीक्षा थी, वो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। और हम जितने भी प्रश्न कराएंगे उनके साथ ही आपको उससे ज़्यादा बताएंगे। मतलब 20 प्रश्न होंगे, तो 20 प्रश्नों के माध्यम से हम 50 प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं आज की। तो आज की जो पहला जो प्रश्न है वो है आपका, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत ये आएगा। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हैं वो कौन कौन से अनुच्छेद है, वो आपका है 23वां और 24वां। ठीक है, तो 23 के अंदर क्या है, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम। बलात् श्रम यानी कि जो बेगार करा लेते हैं, जब जैसे पहले कराते थे बेगार, तो जैसे पहले जो साहूकार लोग होते थे वो रुपए दे देते थे, तो ब्याज के रूप में उनसे काम कराते थे, तो वो बेगार के उसमें परिप्रेक्ष्य में आता है। तो वो जो आर्टिकल है वो इसका कौन सा हो जाएगा, 23। ठीक है, 23 आर्टिकल हो जाएगा। और अगर हम बात करें आपकी जो अगर बात करें हम इसकी 24 की, तो 24 में क्या है, 24 में है कि जो बहुत ज़्यादा भारी काम होता है, जो कारखाने वगैरह का काम होता है, उसमें 14 वर्ष तक के बच्चों का प्रवेश निषेध होगा। तो उसमें कौन सा आ जाएगा, 24 आर्टिकल आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं ये, तो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक क्षमता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 14 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। इसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा जो अधिकार है वो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार ये बात करेगा, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। जैसे कि इसमें आप जानते हैं, इसके अंतर्गत 2 आर्टिकल आते हैं। एक आर्टिकल आता है आपका 29 और दूसरा आर्टिकल कौन सा आता है आपका 30। तो 29 आर्टिकल है वो क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। ठीक है, और जो 30 आर्टिकल है उसमें क्या कहा गया है, शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। तो सबसे पहला जो वो है विकल्प, वो है बिहार से कुछ श्रमिक आजीविका हेतु महाराष्ट्र जाते हैं। तो ये सही है, मूल अधिकार है, कहीं भी जा सकते हैं भारत के अंदर। तो ये है। अगला है, क्रिश्चियन मिशन मिशनरी स्कूलों की एक श्रृंखला स्थापित करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो अनुच्छेद 30 है उसके अंतर्गत शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं। तो अगला है, माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं। तो ये वाला हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, क्योंकि ये मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब इसकी बात हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये है आपका, इसमें ये नहीं होगा, जो मूल अधिकार है वो ये नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष
उत्तरदायित्व सौंपा है। तो किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है, इसकी बात हम करेंगे। तो किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा, तो ये सौंपा सुप्रीम कोर्ट को, यानी कि उच्चतम न्यायालय को। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने उच्चतम न्यायालय को विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। तो कौन जो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो किसके अंतर्गत आता है, ये बात करनी है। तो यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं जो मौलिक अधिकार हैं वो आपके कहाँ से कहाँ तक हैं, भाग 3 में हैं आपके, कहाँ से कहाँ तक, आपके 12 से लेकर 35 तक हैं। ठीक है, 12 से लेकर 35 तक है। तो यहाँ पे ये कौन सा जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो किसके अंतर्गत आता है, आपका अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है, जो कि है मौलिक अधिकार से संबंधित। ठीक है, तो मौलिक अधिकार। ठीक है, अब इसमें जो रिट होती हैं 5 प्रकार की, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो कौन कौन सी वो रिट हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो पहली जो रिट है वो है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण। संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे। तो जब ये सम्मिलित किए गए थे तो उस समय की बात पूछ रहा है, तो उस समय कितने सम्मिलित किए गए थे। ठीक है, तो उस समय जो सम्मिलित किए गए थे वो आपके किए गए थे 10। ठीक है, तो अगर वर्तमान में बात की जाए, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो अभी कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो ये है कि जो 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे उनको पढ़ाने के अभिभावकों के कर्तव्य हैं। मतलब उन जो बच्चे होंगे उनके जो अभिभावक होंगे उनको अपने बच्चों को पढ़ाने का ये कर्तव्य है कि वो जो पढ़ाएंगे तो उनके लिए क्या नाम है, क्या कराएं कि उनके लिए प्रबंध करें, मतलब पढ़ाने के लिए प्रबंध करें, उनके लिए मौका दें यानी अवसर दें। ठीक है, तो ये वाली बात है। अब आगे चलते हैं। तो अगला है मौलिक कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में किसके द्वारा सम्मिलित किया गया था। तो किसके द्वारा सम्मिलित किया गया था, ये वाली बात यहाँ पे बतानी है। तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो 42वां संविधान संशोधन, अगर बात की जाए कि लघु संविधान किसे कहा जाता है तो आपको 42वां संविधान संशोधन लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करेंगे हम तो यहाँ पे क्या होगा, जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे वो किसके द्वारा जोड़े गए थे, किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। तो वो समिति थी आपकी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, प्रश्न को नोट करते जाएं क्योंकि यही प्रश्न आने वाले हैं, इन्हीं प्रश्नों में से मिलेंगे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, ये है आपकी समिति। ठीक, अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं। जैसा कि मैं भी बता चुका हूँ, आपके पहले 10 थे जब जुड़े थे 1976 में, लेकिन अब कितने हो गए हैं, 11 हो चुके हैं। ठीक है, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं यहाँ पे। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो मैं बता चुका हूँ अभी, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया। तो किसने दिया था यहाँ पे वो बताना है। तो जैसा कि आप जानते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है, यहाँ पे लोग नहीं है, ये है लोक। ठीक है, लोक चुनाव में वोट डालना, तो यही हो जाएगा। लोक चुनाव में वोट डालना मौलिक कर्तव्य नहीं है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा संविधान को मानना और इसके आदर्शों की कद्र करना मौलिक कर्तव्य है। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका, लोक चुनाव में वोट डालना हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ऐसी लिंक बताऊंगा जिससे कि आप कभी प्रश्न को
गलत नहीं करेंगे, ये प्रश्न अगर आएगा तो। ठीक है, तो ये प्रश्न कैसे हम आप ध्यान रखेंगे, तो इसका ये है कि जब दो पक्ष होते हैं, जैसे एक झगड़ा होता है दो पक्षों में, तो क्या होता है, मारपीट होती है। तो अगर किसी के चोट लग जाती है तो क्या किया जाता है, 108 नंबर पर कॉल की जाती है। ठीक है, 108 नंबर पर कॉल की जाती है और एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 108 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसका जो प्रावधान है संयुक्त बैठक का, वो कहाँ से लिया गया है, अगर ये प्रश्न आ जाता है तो आप क्या लगा देंगे, ऑस्ट्रेलिया लगा देंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया लगा देंगे, ध्यान रखना है। ऐसे ही प्रश्न बनेंगे मिलते जुलते, तो आपको ध्यान रखने हैं। अगला, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है। तो किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लोकसभा स्पीकर, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे केवल स्पीकर लिखा है। अगर प्रश्न में आता है लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर, तो आपको वही प्रश्न लगाना है। ठीक है, ये निर्णायक जब होता है तब ये वोट डालता है अपना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियति से बाधा शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था। तो कहाँ से दिया था, ये दिया था आपका संसद से दिया था। ठीक है, संसद हो जाएगा यहाँ पे, संसद से दिया था। ठीक, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है आपका, इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था। तो यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा ऐसा था कि जो पूर्णकालिक राष्ट्रपति था, ना कि कार्यवाहक। तो कौन सा था आपको यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, जाकिर हुसैन हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, बाकी ये सब जो तीनों हैं वो आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। अगला है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं। यहाँ पे सकते नहीं है, यहाँ पे है सौंपते हैं। ठीक है, किसको सौंपते हैं, तो किसको सौंपते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ थोड़ा। तो उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और एक प्रश्न और आता है कि ऐसा कौन सा अध्यक्ष होता है, कि किस सदन का अध्यक्ष होता है जो कि उस सदन का सदस्य नहीं होता। तो वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति। जैसा कि आप जानते हैं, वो जो राज्यसभा है उसका पदेन सभापति तो होता है, लेकिन वह उसका सदस्य नहीं होता है, वो चुना जाता है उपराष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा उपराष्ट्रपति। आगे चलते हैं। अगला है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, आप राष्ट्रपति के पास होती है, जिसका उल्लेख किस में है, आपकी 5वीं अनुसूची में इसका उल्लेख दिया गया है। ठीक है, 5वीं अनुसूची में इसका उल्लेख दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर 2, भारत के राष्ट्रपति। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है, यानी कि मनोनीत किया जाता है। तो ये कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो यहाँ पे ये करते हैं आपके 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अब प्रश्न आता है कि राज्यसभा के अधिकतम सदस्य कितने होते हैं। तो अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो यहाँ पे अधिकतम सदस्य की अगर बात की जाए, अधिकतम सदस्य की, तो अधिकतम कितने हो जाएंगे आपके 250। ठीक है, और वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में आपके हैं आप यहाँ पे 245। ठीक है, और अगर मनोनीत की बात की जाए, जैसे कि हम यहाँ पे बता चुके हैं 12। और अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य होते हैं लोकसभा में, तो अधिकतम होते हैं आपके 552। जैसा कि आप कहेंगे कि उनका जो प्रावधान है एंग्लो इंडियन का, वो ख़त्म कर दिया गया, लेकिन अभी क्या 2026 तक वो रहेंगे, अभी बैठते हैं वो। ठीक है, तो अधिकतम अगर लोकसभा की बात की जाएगी तो 552 हो जाएगा।
और अगर वर्तमान की बात की जाएगी तो वर्तमान में कितने हो जाएंगे, वर्तमान में हो जाएंगे आपके 545, ठीक है 545। और मनोनीत की बात की जाए तो 2, जिसका प्रावधान खत्म हो चुका है अब, ठीक है। तो 2026 तक ये बैठेंगे, उसके बाद नहीं रहेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और अगर संसद की जो गठन है वो कौन सा होता है आर्टिकल, वो आपका हो जाएगा 79, ठीक है। संसद है 79 में। और अगर आप बात करें राज्यसभा की तो 80 में राज्यसभा, आर्टिकल 80 राज्यसभा। और लोकसभा की बात की जाए तो आपका कौन सा हो जाएगा 81 लोकसभा, ठीक है। ये सब बातें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने योग्य हैं, तो आप नोट भी कर सकते हैं। अगला है मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है। तो क्षमा देने का जो अधिकार है वो किसे है, आपको यहाँ पे है, यहाँ पर क्या है राष्ट्रपति को। और किस आर्टिकल के अंतर्गत ये देगा, तो कौन सी होगी, अनुच्छेद 72 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है अनुच्छेद 72। और जो होता है आपकी राज्यपाल की क्षमादान शक्ति होती है, तो उसका जो आर्टिकल होता है राज्यपाल का, तो राज्यपाल का जो आर्टिकल होता है वो कौन सा होता है आपका 161। दोनों ही ध्यान रखने हैं, यही प्रश्न बार बार आते रहते हैं विभिन्न परीक्षाओं में, ठीक है। आज का जो लास्ट प्रश्न है वो क्या है आपका, लास्ट प्रश्न है नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से वे राष्ट्रपति थे। तो कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे यहाँ पे ये बताना है आपको, ठीक है। तो जो नीलम संजीव रेड्डी भारत के जो राष्ट्रपति थे वो कौन से नंबर के थे, 6ठे राष्ट्रपति थे, ठीक है। इनका जो कार्यकाल था वो कहाँ पर था, कहाँ से कहाँ तक था, तो ये था 1977 से 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक था, ठीक है 25 जुलाई 1982 तक था, यानी कि पूरे 5 वर्ष ये राष्ट्रपति रहे थे। तो दोस्तों आज की ये क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप किस टॉपिक पर अन्य वीडियो चाहते हैं। इसके अलावा ये तो आपको रोज़ाना 8 बजे इसी टाइम मिलेगी ही, बाकी आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो हम बनाने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले वीडियो को कंटिन्यू रखने के लिए, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। और हाँ, इससे पहले मैं वीडियो ख़त्म करूँ इससे पहले बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई है इसी की, ये सेकंड पार्ट है, तो पहले उसको देखें उसके बाद इस पर आएँ, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।